जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर करे हैं। 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जो बायो मिस्टेक हो गया है, सबसे अधिक आयु में यानी 81वें वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन है आपके चौधरी चरण सिंह, एच डी देवगौड़ा, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी। तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक आयु में जो आपके 81वें वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वे आपके कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह होगा आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वे आपके भारत में सर्वाधिक आयु वाले प्रधानमंत्री बने थे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं मोरारजी देसाई जो थे कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये आपके 4वें नंबर के प्रधानमंत्री थे और इनका शासनकाल जो था 1977 से लेकर 1979 तक इनका शासनकाल आपका चला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके पाणिनि, बाणभट्ट, चाणक्य या भास्कर। तो आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र के रचयिता। तो मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वह आपके चाणक्य हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगर आपको विकल्प में कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी मिल जाए तो आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि चाणक्य का जो नाम था वह आपका कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी जो थे आपके चाणक्य का ही नाम था। और एक चाणक्य से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य ने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की थी वह आपकी कौन से विश्वविद्यालय में की थी? तो सही जवाब होगा आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक चमकीला ग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, आप बताइएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह आपका सबसे चमकीला ग्रह है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ग्रह से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्यार प्यार का ग्रह किसको कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों, जो प्यार का ग्रह कहा जाता है वह भी आपका शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सबसे सुंदर ग्रह की जो संज्ञा दी गई है वह आपकी शनि ग्रह की दी गई है कि सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह आपका सबसे सुंदर ग्रह हो जाएगा। और ग्रह की रानी, मतलब जो ग्रह होते हैं उनकी रानी किसे कहा गया है? तो ग्रह की रानी आपका मंगल ग्रह को कहा गया है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म ग्रह के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म ग्रह है, यानी सबसे जो ग्रह शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, तो यह क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में आपके देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक निम्नलिखित में से किस समय होती है? ऑप्शन है 22 मार्च को, 21 जून को, 4 फरवरी को या 4 जनवरी को या 4 जुलाई को। तो बताइएगा, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है वह आपकी किस टाइम पर होती है? तो किस टाइम पर होती है? इसका सही जवाब होगा 4 जनवरी को। 3 जनवरी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो 3 या 4 जनवरी को जो होती है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। इसकी जो न्यूनतम दूरी हो जाती है वह आपकी 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी इसकी हो जाती है, जबकि सबसे अधिक जो दूरी होती है वह इसकी 4 जुलाई को होती है, और जो कि आपकी 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी इसकी हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आपकी 4 जनवरी को होती है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ड्यूरस किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ब्रिज, स्क्वैश, टेनिस या शतरंज से। तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टेनिस से संबंधित है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अर्जुन सिंह, एस मुखर्जी, पीसी लाल या आर डी कटारी। तो बताइएगा भारत के प्रथम वायुसेना के जो अध्यक्ष थे वे आपके कौन थे? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत में जो वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों वह आपके कौन थे? तो सही जवाब होगा एस मुखर्जी। एस मुखर्जी जो थे वे आपके भारत के जो थे आपके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो है वह हैं आपके वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं वे कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है? तो तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपके मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। तो क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, तो एस मुखर्जी आपका सही जवाब था। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया ब्रिज फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाण भट्ट, बी एस नायपाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया ब्रिज फ्रीडम जो पुस्तक के लेखक हैं वे कौन है आपके? तो सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी बेरी रोग, स्क्वीज, रतौंधी या रिएक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मेरे दोस्तों जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वह आपका रतौंधी रोग होता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। कई बार पूछ लिया जाता है तो विटामिन बेरी बेरा जो रोग होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा बेरी बेरा रोग आपका विटामिन बी की कमी के कारण होता है, जबकि जो स्क्वीज आपका रोग होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, सुपरसोनिक तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप के समय बताइए, भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो मेरे दोस्तों जो भूकंप के समय तरंगे उत्पन्न होती हैं वे होती हैं आपकी अपश्रव्य तरंगे, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। भूकंप के समय आपकी अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है 1980 से 1995, 1997 से 2002, 1992 से 1997 या 2002 से 2007। बताइएगा भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो मेरे दोस्तों जो भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वह था आपका 1992 से 1997 तक भारत में जो चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी। बात कर लेते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सही जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और ये इसका जो नारा था वह था आपका गरीबी हटाओ का इसका आपका नारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से। तो विकल्प आपके सामने है, बताइएगा दिलीप ट्रॉफी जो है आपकी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है मेरे दोस्तों? तो इसमें आपका सही जवाब होगा क्रिकेट से संबंधित है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका बॉक्साइट सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो आपका बॉक्साइट होता है वह आपका सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय अक्षांश क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में या शीतोष्ण क्षेत्र में। तो बताइए बॉक्साइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्साइट सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेरे दोस्तों जो बॉक्साइट होता है सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय
अक्षांश क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो सही जवाब होगा बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है। तार का प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर हमारे पास कोई चालक तार है और उसकी हम लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों उसका जो प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, विकल्प बी आपका सही जवाब होगा, उसका प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वोत्तम गुण वाला कोयला इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो कई बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कोयले का अयस्क कौन सा नहीं है, कोई और विकल्प दे देगा। तो आपके जो चारों विकल्प दिए गए हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चारों जो है कोयले के अयस्क हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वोत्तम गुण वाला जो आपका कोयले का अयस्क है वह आपका कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, सही जवाब होगा एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, ए विकल्प की ओर जा रहे सभी स्टूडेंटों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा एंथ्रेसाइड। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घरेलू उपयोग में कौन से कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो घरेलू में जो हम घरों में कोयले का प्रयोग करते हैं वह हम प्रयोग करते हैं बिटुमिनस का। घर में किसका प्रयोग करते हैं, बिटुमिनस का। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक किस कोयले का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक किस कोयले का उत्पन्न होता है, कि कौन सा कोयला उत्पन्न किया जाता है। तो सही जवाब होगा बिटुमिनस कोयला ही भारत में सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलता है, या सबसे अधिक जो भारत में खदानें हैं वे आपकी बिटुमिनस कोयले की ही हैं। आगे क्वेश्चन है आपका आवेश का मात्रक है। ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, वेबर या कूलाम सेकंड। तो बताइएगा आवेश का मात्रक मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आवेश का मात्रक आपका क्या है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सबको पता होता है आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका IAEC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय विमान अभियांत्रिक परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए IAEC का जो पूरा नाम है वह आपका क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब होगा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। इसका आपका बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से बता दूं आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है। ऑप्शन है जापान का, उत्तर कोरिया का, नेपाल का या ऑस्ट्रेलिया का। तो मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बनकर आया है अगला कि ऐसा कौन सा देश है जिसका जो राष्ट्रीय ध्वज है वह आपका चतुर्भुज आकार का नहीं है। तो सही जवाब होगा आपका नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका जो ध्वज है वह आपका चतुर्भुज आकार का नहीं है, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या नरसिम्हा राव। तो बताइएगा क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प भी आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरे दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक पद पर जो सबसे अधिक समय तक रहे थे वे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे जो अधिक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले क्या है, प्रधानमंत्री हैं, यानी बी विकल्प इनका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं ये कितने दिन तक रहे थे। तो ये आपके जो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं 16 वर्ष 286 दिन, 16 वर्ष और 286 दिन क्या रहे हैं, ये इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है।
कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, या भारत में सबसे जो अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं कौन है। तो भारत में जो सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं वे बने हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपके 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आपको सीधे क्वेश्चन मिलने वाले थे, इसलिए हमने इन दोनों क्वेश्चनों पर बात कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। ऑप्शन है शनि के, शुक्र के, बृहस्पति के या मंगल के। तो बताइएगा सबसे अधिक ग्रह आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक जो मेरे दोस्तों ग्रह हैं वे हैं आपके शनि के। शनि के लगभग दिसंबर 2023 की बात करें तो 146 ग्रह हो चुके हैं, और जो आपके शुक्र के हैं वे आपके 95 क्या है उपग्रह हो चुके हैं। बात कर लेते हैं कि हम भाई पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा जो है वह आपका पृथ्वी का उपग्रह है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन की जलोढ़ विविध या जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की जाती है। ऑप्शन है सल्फर, कोयला, सोना या जिंक की। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऐसा है जिसकी संसाधनों की जलोढ़ विधि द्वारा क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऐसा खनिज आपका सल्फर हो जाता है, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है। जो आपका ट्रांसफार्म होता है उसका प्रयोग हम किस धारा में करते हैं। ऑप्शन है आपके केवल दिष्ट धारा में, केवल प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ट्रांसफार्म जो होते हैं उनका प्रयोग हम किस में करते हैं। तो सही जवाब होगा उनका प्रयोग करते हैं हम केवल प्रत्यावर्ती धारा में। केवल प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्म का प्रयोग करते हैं, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जब हम पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरते हैं तो नाव आगे की ओर खिसकती है, पीछे की ओर खिसकेगी, स्थिर रहेगी या दाहिनी तरफ खिसकेगी। तो बताइए जैसे कि हम नाव पे से तरे, जब हम नाव खड़ी हुई नाव पे से पानी में से जमीन पर उतरते हैं तो वे नाव, तो सही जवाब क्या होगा, वह नाव आपकी पीछे की ओर खिसक जाती है। जब हम किसी नाव से जमीन पर उतरेंगे तो वह नाव आपकी क्या होगी, पीछे की ओर खिसक जाएगी, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर, 8 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार दिवस, तो मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है अधिकार दिवस। तो अधिकार दिवस जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों वह आपका कब बनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को आपका अधिकार दिवस बनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे कि अधिकार दिवस, तो अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका आइसोवार्थ रेखीय प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है समान वर्षा वाले क्षेत्र को, समान बादल वाले क्षेत्र को, समान वायुदेव वाले क्षेत्र को या समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र को। बताइएगा आइसोवार्थ जो आपकी रेखा है वह क्या प्रदर्शित करती है। तो वह जो प्रदर्शित करती है मेरे दोस्तों समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे मेरे सभी दोस्तों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन्होंने भी विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन है 10वें, 11वें, 12वें या 14वें। तो आपके जो रामनाथ कोविंद थे वे आपके कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में मेरे दोस्तों जो आपके राष्ट्रपति हैं वे आपके कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं, जो आपके कौन से नंबर की हैं, 15वें नंबर की हैं। तो रामनाथ कोविंद आपके कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो वर्तमान में जो आपके द्रौपदी मुर्मू जो जी हैं वे आपके कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं। तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। बात कर लेते हैं इनकी शपथ को लेकर
तो जो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रामनाथ कोविंद ने अपने राष्ट्रपति पद पर जो शपथ ग्रहण की थी वह आपकी कब की थी। तो इन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी वह आपकी 25 जुलाई को की थी। कब की थी? 25 जुलाई को की थी और 2017 में की थी। 2017 में की थी। बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने कब की थी। तो इन्होंने जो शपथ ग्रहण की है वह आपकी 25 जुलाई को ही की है। 25 जुलाई को की है और 2000 कब की है? 22 में। 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण की है और ये जो थी 2015 में झारखंड की राज्यपाल भी आपकी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर या राज्य के मुख्यमंत्री। तो बताइए भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है मेरे दोस्तों वह आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसबॉल खेलों की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 11, 5, 6 या 9। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा क्वेश्चन को, बताइएगा कि बेसबॉल जो आपका खेल होता है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधे आरपीएफ में क्वेश्चन मिलेगा कि बेसबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सही जवाब होगा जो एक टीम होती है उसमें आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है? ऑप्शन है ध्वनि का, प्रकाश का, दोनों का समान रहता है, इनमें से नहीं। एक टॉपिक दिया है आपको ध्वनि और एक है आपका प्रकाश, इनमें से जो सबसे अधिक वेग होता है वह आपका किसका होता है? तो सबसे अधिक जो वेग होता है मेरे दोस्तों आपका प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं ध्वनि का जो सबसे अधिक वेग होता है वह आपका किस में होता है? ठोस में दिया होता है। अगर आपको ठोस में दे दिया जाए लोहा, स्टील, ये किस में होता है? तो सबसे अधिक जो वेग होता है वह आपका स्टील में होता है। ध्वनि का सबसे अधिक वेग स्टील में होता है। बात कर लेते हैं प्रकाश के चाल को लेकर, तो 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है? तो किसका वेग अधिक होता है? तो सही जवाब होगा आपका प्रकाश का वेग अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वह आपका राज्यपाल करता है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वे कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है वे आपके वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश की आपकी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला या मथुरा। बताइएगा उत्तर प्रदेश में नांगों का जो प्रधान केंद्र है मेरे दोस्तों कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब होगा कौशाम्बी आपका प्रधान केंद्र है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि कुंडापुरा और कटवार जो कच्छ वनस्पति स्थान है वे आपके कहाँ पर है? तो कौन से राज्य में है? तो सही जवाब होगा आपका कर्नाटक राज्य में है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे मेरे दोस्तों सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन्होंने भी कर्नाटक राज्य को अपना ऑप्शन चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर। तो बताइएगा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई गई थी वह आपकी कौन सी नदी पर बनाई गई थी? तो भारत में जो आपकी सबसे पहले जो परियोजना बनाई गई थी वह आपकी कौन सी नदी पर बनाई गई थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सी नदी पर बनी थी? सही जवाब होगा आपका, इसमें जो करेक्ट जवाब होने वाला है वह होने वाला है दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 में गदर पार्टी के समय या गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य? तो बताइए 1857 की क्रांति के समय जो आपका भारत का गवर्नर था कौन था? तो सही जवाब होगा आपका लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है असंख्य संख्या ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या इनमें से कोई नहीं या अन्य ने। क्वेश्चन पूछा गया है भारत भारतीयों के लिए, तो मेरे दोस्तों जो नारा दिया था वह आपका आर्य समाज ने दिया था, यानी विकल्प बी की ओर जा रहे सभी मेरे देश के नौजवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी से बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी आपकी कौन सी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो सही जवाब होगा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम है, कहीं पर इसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। किसे? नर्मदा नदी को कहीं कहीं पर रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों जबलपुर आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सही जवाब होगा नर्मदा नदी के किनारे पर ही आपका जबलपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन। तो मेरे दोस्तों जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका अमेरिका है। तो अमेरिका इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है आपके ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या योकोहामा को। बताइए इनमें से जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है मेरे दोस्तों, आपका ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों भारत का मैनचेस्टर आपका किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात कर लेते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है वह भी आपका कानपुर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो किसने की थी? तो सही जवाब क्या होगा इसमें? बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य इनमें से कोई नहीं या अन्य में। तो बताइए अंगुलहास जो धारा बनती है वह मेरे दोस्तों आपकी कौन से महासागर में बनती है? तो कौन से महासागर में बनती है? तो सही जवाब होगा आपका हिंद महासागर में बनती है। कौन सा महासागर हो जाएगा? हिंद महासागर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं भारत में जो वेदों में हिंद महासागर को कहा जाता है तो वह आपका किस क्या कहा जाता है? तो रत्नाकर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रत्नाकर किस महासागर को कहा जाता है? तो रत्नाकर मेरे दोस्तों आपका हिंद महासागर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत किस महासागर की गोद में है? भारत किस महासागर की गोद में है? तो भारत आपका हिंद महासागर की ही गोद में है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है मेरे दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा और जस्ते का,
निकिल और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहा और निकिल का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वी का जो सबसे अंदर का मतलब सबसे जो भीतरी भाग है वह आपका किसका बना होता है। तो किसका बना होता है, तो करेक्ट जवाब होने वाला है वह आपका लोहे और निकिल का बना होता है। जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है यानी क्रोड जिसको हम बोलते हैं, वह आपका लोहे और निकिल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अर्थवेद से। तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बताइएगा, कमेंट में बताइएगा हमें कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो मेरे दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वह आपका ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है वेदों में जो सबसे पुराना वेद है कौन सा वेद है। तो वेदों में सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संगीत का वेद किसको कहा जाता है या संगीत किस वेद में मिलते हैं। तो सामवेद में आपको संगीत देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है आपकी पार्शियन लिपि में, रोमन अंकों में, देवनागरी लिपि में या पाली लिपि में। तो बताइए हिंदी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो मेरे दोस्तों जो हिंदी लिखी जाती है वह आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी मेरे दोस्त के जवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन्होंने विकल्प सी को चुना है। हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप ने। तो सही जवाब होगा ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से। तो बताइए राणा प्रताप सागर आपका संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों राणा प्रताप सागर मेरे दोस्तों आपका संबंधित हो जाएगा किससे, सौर ऊर्जा से। राणा प्रताप सागर आपका सौर ऊर्जा से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। ऑप्शन है 22 जुलाई को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या 21 सितंबर को। तो बताइए पहली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी। तो मेरे दोस्तों न्यूनतम दूरी जो होती है वह आपकी 4 जनवरी को होती है और अधिकतम दूरी आपकी 4 जुलाई को होती है जो आपकी 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी इसकी आपकी हो जाती है। कब, 4 जुलाई। इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन है इस उपनिषद से, मुंडकोश उपनिषद से, कंठ उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो मेरे दोस्तों किस उपनिषद से लिए गए हैं, आपका सही जवाब होगा भारत में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं सत्यमेव जयते वे आपके मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं, यानी बी विकल्प के साथ इनमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका पहले ही हमने बता दिया है अमेरिका इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है मेरे दोस्तों आपका कहाँ पर है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है वह आपका कहाँ पर है। तो क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन है 10 वर्ष के, 5 वर्ष के, 3 वर्ष के या 25 वर्ष के। तो बताइएगा कितने वर्ष के बाद आपकी राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो मेरे दोस्तों जो राष्ट्रीय जनगणना होती है वह आपकी 10 वर्ष के बाद होती है। किस वर्ष के बाद होती है, 10 वर्ष के बाद आपकी राष्ट्रीय जनगणना होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय जो जनगणना हुई थी वह आपकी कब हुई थी। तो बताइएगा भारत में सबसे पहले आपकी जनगणना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों जो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी वह आपकी 1872 में, 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारत में नियमित जनगणना, भारत में नियमित जनगणना, भारत में जो नियमित जनगणना हुई थी वह आपकी कब हुई थी? तो मेरे दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वह आपकी 1881 में हुई थी। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे पहले जनगणना तो 1872 में, नियमित जनगणना क्या हुई थी? आपकी 1881 में हुई थी। वर्तमान में जो हम जनगणना पर कार्य करते हैं तो अभी हम 2011 की जनगणना को ही मानते हैं। वर्तमान में 2011 की जनगणना से ही हमारे सभी क्वेश्चन बनकर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? ऑप्शन है मणिपुर की, नागालैंड की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। विकल्प भी आपके सामने शो हो रहे हैं। तो किस राज्य की जुड़ी हुई है? तो मेरे दोस्तों, इनमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य ऐसा है जिसकी सीमा आपकी चीन से जुड़ी हुई है। बात कर लेते हैं चीन के साथ किस किस की जुड़ी हुई है। तो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सीमा आपकी चीन के साथ जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की सीमा आपकी चीन के साथ लगी हुई है। उत्तराखंड की यानी यूके की भी सीमा आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है। सिक्किम की, किसकी? सिक्किम की भी सीमा आपकी आपकी क्या लगी हुई है? क्या लगी हुई है? चीन के साथ लगी हुई है। और एक हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा आपकी चीन के साथ लगी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे वे आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था, जिसके क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन का जवाब हमने आपसे टेस्ट में पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वह आपका कहाँ पर है? तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।